वो अंधेरा जो आपके आसपास मौजूद है, क्या आप उसे महसूस कर सकते हैं? क्या आपको भी रातों को महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है? मैं हूं हॉरर राहुल और आज आप वो कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपको रातों की नींद छीन लेगी। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये है कोटा की वो भयानक कहानी जहां सन्नाटों में भी एक सिसकती हुई आवाज आपको सुनाई देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ न्याय चाहती थी, वो कितनी खतरनाक हो सकती है? क्या होगा जब एक दर्दनाक आत्मा आपको अपने चंगुल में फंसा लेगी? तो दोस्तों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि कोटा के उस हॉस्टल में क्या हुआ था जहां एक आत्मा ने 4 छात्रों को ऐसी खौफनाक उलझनों में डाल दिया था जिसका अंत क्या होगा ये कोई नहीं जानता। क्या आप तैयार हैं? मैं हूं हॉरर राहुल और आप आ चुके हैं उस सफर पर जहां से वापस आना मुमकिन नहीं। सावधान रहिए क्योंकि कहानी शुरू हो चुकी है। राकेश, विनीत, पायल और नीरज चारों दोस्त आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा आए थे। उनका चयन हुआ एक पुराने सुनसान से हॉस्टल में जो शहर से थोड़ा दूर था। ये हॉस्टल बहुत सस्ता था और उन्हें लगा कि यहाँ पढ़ाई में ध्यान लगाना आसान होगा क्योंकि आसपास कोई शोर शराबा नहीं था। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि शांति के इस पर्दे के पीछे छिपा है एक डरावना सच। पहले कुछ दिन सामान्य रहे, क्लास, स्टडी और हॉस्टल में आराम, यही उनका रूटीन बन गया था। लेकिन तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के 2 बजे जब चारों अपने अपने कमरों में सो रहे थे, राकेश की आंख अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। वह हड़बड़ाकर उठा और देखा कि कमरे के दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी है। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही उसने उठकर लाइट ऑन की, परछाई गायब हो गई। पहला मोड। राकेश ने इस घटना को अपने दोस्तों से साझा किया, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सबने सोचा कि ये उसकी थकावट का नतीजा था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगली ही रात कुछ और अजीब हुआ। पायल ने अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने सोचा शायद राकेश या विनीत में से कोई होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। डरते डरते उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन सभी ने इसे हंसी में टाल दिया। कुछ दिनों बाद विनीत ने महसूस किया कि उसकी किताबें अपने आप इधर उधर हो रही हैं। वह दिन भर किताबें एक जगह रखता था, लेकिन रात होते ही वे बदल जाती। पहले उसने सोचा कि शायद उसके दोस्त उसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन जब उसने पूरी रात जाग कर नजर रखी तो उसने देखा कि कोई अदृश्य ताकत उसकी चीजों को हिला रही थी। अब बात गंभीर हो चुकी थी। विनीत ने बाकी दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। सस्पेंस और डर की शुरुआत। अब चारों दोस्तों के बीच डर बैठने लगा था। उन्होंने आसपास के लोगों से इस हॉस्टल के बारे में पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन किसी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। हॉस्टल के केयरटेकर ने बस इतना कहा, यहाँ कुछ चीजें हैं जो जानने लायक नहीं होती। जितना कम जानो उतना बेहतर। रातें अब और भी खतरनाक हो रही थीं। हर रात किसी न किसी को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी रोने की आवाज, कभी किसी के चलने की, और कभी कभी किसी का नाम पुकारने की आवाज भी। इन सब के बीच एक रात पायल ने अपनी बालकनी में एक आकृति देखी। एक महिला की छाया जो खामोशी से खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे वह पायल लेके पायल के चीखने की आवाज से सब जाग गए। जब सभी बालकनी में पहुंचे तो वह छाया गायब हो चुकी थी। अब चारों को यकीन हो चुका था कि इस हॉस्टल में कुछ गलत है, कुछ ऐसा जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। खौफनाक रहस्य का खुलासा। अगले दिन उन्होंने हॉस्टल के पास रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने का फैसला किया जिसने यहां सालों से रह रहे थे।
वह व्यक्ति बेहद डरा हुआ था, लेकिन उसने बताया कि इस हॉस्टल की जमीन पर कई साल पहले एक महिला ने आत्महत्या की थी। उसकी आत्मा यहां भटक रही है और जो भी इस हॉस्टल में आता है वह उसे चैन से नहीं रहने देती। यह सुनकर चारों के होश उड़ गए। उन्होंने अब इस हॉस्टल को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। उस रात जब वे सब कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक कमरे की लाइटें अपने आप बंद हो गईं। एक अजीब सी ठंडक कमरे में फैल गई। चारों ने महसूस किया कि जैसे कोई और भी कमरे में मौजूद है। नीरज ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जैसे ही उसने कमरे में देखा, उनके सामने वही महिला खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा एक भयावह मुस्कान में बदल गया था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। वो रात कमरे में खड़ी वह महिला आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी खून जैसी लाल आंखें और मुर्दा चेहरा अब और भी करीब था। चारों दोस्तों की चीखें घुटकर रह गईं। पायल ने सबसे पहले भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। विनीत ने तेजी से अपना बैग उठाया और कमरे में रखे देवी देवताओं की तस्वीरों की तरफ देखा, मानो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो। जैसे ही वह आकृति उनके करीब आई, कमरे की लाइट्स फिर से बुझ गईं और एक भीषण ठंड ने उन्हें जकड़ लिया। सबके शरीर सुन्न हो गए थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिलने से रोक रही हो। अचानक महिला की आवाज गूंजने लगी, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते, ये जगह तुम्हारी नहीं है। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। किसी तरह राकेश ने अपनी हिम्मत जुटाई और मोबाइल की टॉर्च से प्रकाश किया, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। वह परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन कमरे की ठंडक, भय और उस महिला की आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। सच्चाई की खोज। अगले दिन चारों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे उस पुराने आदमी से मिलने गए जिसने उन्हें आत्महत्या वाली महिला की कहानी बताई थी, लेकिन इस बार वह बूढ़ा आदमी भी कुछ नया और डरावना बताने के लिए तैयार था। उसने बताया कि यह महिला सिर्फ आत्महत्या की शिकार नहीं थी, उसके साथ कुछ और भयानक हुआ था। कुछ साल पहले इस महिला का नाम सुषमा था। वह कोटा में आईआईटी की तैयारी कर रही थी और वह इसी हॉस्टल में रहती थी। उसकी मानसिक हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। हॉस्टल के लोगों ने उसे तंग किया, उसे अकेला महसूस कराया। आखिरकार एक दिन उसने फांसी लगा ली, पर असली रहस्य यह था कि उसकी मौत के बाद भी कुछ लोगों ने उसे हॉस्टल के आसपास घूमते हुए देखा था। राकेश और विनीत को समझ में आने लगा कि क्यों हॉस्टल के दरवाजे इतनी आसानी से उन्हें बाहर जाने नहीं दे रहे थे। वह महिला की आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती थी। हॉस्टल छोड़ने की कोशिश। अब उनके पास केवल एक रास्ता बचा था, हॉस्टल छोड़ने का। उन्होंने अपनी सारी चीजें पैक की और उस खौफनाक जगह से निकलने का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही वे गेट की तरफ बढ़े, दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। अब उनके सामने सिर्फ एक रास्ता बचा था, सुषमा की आत्मा से सच्चाई जानने का। नीरज ने सुझाया कि उन्हें उस कमरे में जाकर देखना चाहिए जहां सुषमा की आत्महत्या हुई थी। हालांकि डर उनके दिलों में बैठा था, पर वे चारों अपनी हिम्मत जुटाकर उस कमरे में पहुंचे। कमरे का दरवाजा जंग लगा हुआ था और उसे खोलते ही अंदर एक भयानक बदबू फैली। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब से निशान बने हुए थे। कमरे के कोने में एक पुरानी धूल भरी डायरी पड़ी थी। वह डायरी सुषमा की थी। उसमें उसकी मानसिक हालत और दर्द भरी बातें लिखी थीं। उसने अपने ताने बाने में लिखा था कि उसे किसी ने धोखा दिया था, उसे अकेला महसूस कराया गया था और यही उसे आत्महत्या तक ले गया। यही आपकी काम की खामोशी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं सबको ले जाऊंगी, कोई यहां से बचकर नहीं जा सकता। खौफनाक सच्चाई का पर्दाफाश।
अब उन्हें समझ में आ चुका था कि वे सिर्फ एक आत्महत्या की शिकार आत्मा से नहीं, बल्कि एक बदले की आग में जल रही आत्मा से मुकाबला कर रहे थे। सुषमा की आत्मा अब उन चारों को इस हॉस्टल से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। रात होते ही फिर से हॉस्टल में वही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, खिड़कियां जोर से बज रही थीं और वही ठंडक पूरे हॉस्टल में फैल गई थी। इस बार सुषमा की आत्मा और भी ज्यादा हिंसक हो चुकी थी। उसने राकेश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नीरज ने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि आत्माओं को शांति से मुक्त किया जा सकता है। अंधेरी रात का आखिरी संघर्ष। चारों दोस्तों ने अपनी जान बचाने के लिए सुषमा की आत्मा को शांत करने की ठानी। नीरज ने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि आत्माओं को उनकी पीड़ा से मुक्त करने के लिए उन घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो ये था, जो उन्हें बांधती हैं। चारों ने फैसला किया कि वे सुषमा के आत्महत्या वाले कमरे में जाकर उसकी आत्मा से बात करेंगे और उसे शांति देने की कोशिश करेंगे। अगली रात वे सुषमा के कमरे में गए। कमरा हमेशा की तरह ठंडा और भयानक था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और अजीब निशान थे, मानो वक्त थम गया हो। कमरे के बीचों बीच उन्होंने सुषमा की तस्वीर रखी और उसके सामने दीप जलाया। जैसे ही दिया जलाया गया, कमरे में अचानक अजीब सी हलचल होने लगी। हवा ठंडी और भारी हो गई, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और दरवाजे बंद हो गए। अचानक एक जोरदार चीख कमरे में गूंज उठी। सुषमा की आत्मा सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे राकेश की ओर बढ़ने लगी। चारों ने डर के मारे कदम पीछे खींच लिए, लेकिन इस बार वे भाग नहीं सकते थे। उन्हें सुषमा से सामना करना ही था। सुषमा की आत्मा से सामना। नीरज ने हिम्मत जुटाई और सुषमा से कहा, हमें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुमने जिस दर्द का सामना किया वह गलत था, लेकिन हमें माफ करो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। सुषमा की आत्मा चीख उठी, तुम लोग भी वही करोगे जो सबने किया। मुझे किसी से माफी नहीं चाहिए। सबने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे अकेला छोड़ दिया। अब कोई यहां से नहीं जाएगा। विनीत ने सुषमा की डायरी निकाली और उसे दिखाते हुए कहा, हमें पता है कि तुमसे अन्याय हुआ, लेकिन तुम्हें इस गुस्से और बदले से मुक्ति चाहिए। अगर तुम शांति से जाओगी तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। सुषमा की आंखों में अब दर्द और पीड़ा साफ दिखाई देने लगी थी। अचानक कमरे में एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देने लगी, मानो सुषमा का दर्द हवा में घुल गया हो। उसकी लाल आंखें अब धीमी पड़ने लगीं और उसका चेहरा दर्द में बदल गया। मुक्ति का प्रयास। राकेश ने हिम्मत से सुषमा से कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन हमें भी वैसे ही भुगतने देना सही नहीं है। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। सुषमा की आत्मा ने धीरे धीरे अपनी पीड़ा जाहिर की। वह अब और चीख नहीं रही थी, बल्कि उसकी आवाज में एक भारी उदासी थी। उसने आखिरी बार उन्हें देखा और कहा, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मुझे मुक्त करो, मुझे इस दर्द से निकालो। नीरज ने उसके आत्महत्या वाले स्थान पर उसकी तस्वीर रखी और फिर दोस्तों ने मिलकर सुषमा के लिए प्रार्थना की। अंतिम रहस्य और मुक्ति। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना खत्म की, कमरे की हवा एकदम हल्की हो गई। सुषमा की आत्मा धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उसकी पीड़ा भरी आंखें अब शांत थीं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और फिर वह गायब हो गई। कमरे में अब शांति थी, जो पहले कभी नहीं थी। सुषमा की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। दरवाजे अपने आप खुल गए, खिड़कियों की आवाजें थम गईं। राकेश, विनीत, पायल और नीरज ने एक दूसरे को देखा और उन्हें महसूस हुआ कि अब वे सुरक्षित हैं। अंतिम मोड़। जब चारों दोस्त अगले दिन हॉस्टल छोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, तब एक अजीब घटना हुई।
नीरज को सुषमा की डायरी के आखिरी पन्ने में एक संदेश मिला जिसमें लिखा था, धन्यवाद, अब मैं लाजवाब हूं। इस घटना ने उन्हें गहरे तक प्रभावित किया। वे जानते थे कि जो उन्होंने देखा और महसूस किया था वह उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल चुका था। अंतिम रात का सामना। 3 हिस्सों में आपने देखा कि राकेश, विनीत, पायल और नीरज कैसे उन्होंने उसकी आत्मा को शांति देने की कोशिश की। लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी थे। क्या सच में सब खत्म हो चुका था? क्या सुषमा की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी या फिर कोई और गहरा रहस्य अभी भी छिपा हुआ था? वापस हॉस्टल की ओर। चारों दोस्तों ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन पायल को लग रहा था कि कुछ अधूरा रह गया है। उसे लगातार वही महिला सपना दिख रही थी जो रोते हुए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पायल उसकी बात समझ नहीं पा रही थी। वह इसे नजरअंदाज करना चाहती थी, पर सपनों ने उसे चैन से नहीं रहने दिया। राकेश ने पायल की बातें सुनी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो सुषमा की आत्मा को शांति दे दी थी, फिर यह सब क्यों हो रहा है? राकेश ने पूछा। नीरज और विनीत भी कुछ हद तक सहमत थे कि वे अब सुरक्षित हैं, लेकिन पायल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरी कड़ी। आखिरकार पायल ने तय किया कि वह अकेले ही हॉस्टल वापस जाएगी और सुषमा की आत्मा से अंतिम बार बात करने की कोशिश करेगी। तीनों दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पायल के दृढ़ संकल्प को देखकर वे भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। वे फिर से उसी कमरे में पहुंचे जहां सुषमा की आत्मा ने उन्हें पहले डराया था। कमरे में पहुंचते ही पायल को वही ठंडक महसूस हुई, लेकिन इस बार उस ठंड में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। कमरे के बीचों बीच एक आकृति फिर से प्रकट हुई। यह वही महिला थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और पायल की ओर देखा। मैं तुम्हें धन्यवाद देने आई हूं, उसने कहा। सुषमा की आत्मा ने बताया कि उसे शांति तो मिल गई थी, लेकिन उसकी एक आखिरी इच्छा बाकी थी। वह चाहती थी कि उसकी कहानी बाहर आए, ताकि जो उसके साथ हुआ था वह किसी और के साथ ना हो। उसने पायल से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी कहानी सबको बताओ। मेरी आत्मा पूरी तरह से तभी मुक्त होगी जब सब जानेंगे कि मुझे किस कदर अकेला और प्रताड़ित किया गया था। आखिरी सच्चाई। सुषमा की आत्मा ने बताया कि उसे सिर्फ पढ़ाई के बोझ ने नहीं, बल्कि उसके दोस्तों और हॉस्टल के साथियों की उपेक्षा और मानसिक उत्पीड़न ने आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसकी आत्मा को अब भी इस बात का पछतावा था कि उसे न्याय नहीं मिला। पायल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और वादा किया कि वह उसकी कहानी को सबके सामने रखेगी। सुषमा की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी और एक आखिरी बार उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं पूरी तरह से मुक्त हूं जब्बा। धन्यवाद। अंतिम मोड़। जब पायल, राकेश, नीरज और विनीत हॉस्टल से बाहर निकले, उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि सुषमा की आत्मा को भी न्याय दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस खौफनाक सफर के बाद पायल ने सुषमा की कहानी को एक ब्लॉग के रूप में लिखा। लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य और किसी की भावनाओं की अनदेखी करना कितना खतरनाक हो सकता है। कहानी का अंत। यह कहानी सिर्फ एक भूतिया हॉस्टल की घटना नहीं थी, बल्कि एक संदेश थी कि किसी की पीड़ा को अनसुना न करें और मानसिक स्वास्थ्य को हमेशा प्राथमिकता दें। सुषमा की आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी और चारों दोस्तों ने एक बड़ा सबक सीखा था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसके पीछे का संदेश हमेशा याद रहेगा। हमारे आसपास कई लोग होते हैं जो दर्द में होते हैं,
लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। उनकी पीड़ा को समझना और समय रहते उनकी मदद करना ही असली इंसानियत है। तो दोस्तों, क्या आपने देखा एक दर्दनाक कहानी जो एक आत्मा के साथ हुए अन्याय से शुरू हुई और सच्चाई के सामने आने पर खत्म हुई। ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सफर था जिसने हमें सिखाया कि किसी की तकलीफ को अनदेखा करना कितना खतरनाक हो सकता है। मैं हूं हॉरर राहुल, और अगर आप और भी ऐसी ही डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये कहानी तो खत्म हो गई है, लेकिन इस अंधेरे में अब भी कई रहस्य दबे हुए हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगे। अगली बार किसका सामना करना पड़ेगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा, पर याद रखिए, डर कभी खत्म नहीं होता।